Now questions. A parallel plate capacitor is made of square plates of side small a at separation small d. What will be its capacitance? मीन्स हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो स्क्वायर प्लेट से बनाया गया है। स्क्वायर प्लेट जिसका साइड ए है, तो हमें पता है कि ए साइड के स्क्वायर प्लेट का एरिया ए स्क्वायर होगा और उनके बीच का सेपरेशन, प्लेट के बीच का सेपरेशन, प्लेट ये दो हैं, ये भी स्क्वायर प्लेट है, ये भी स्क्वायर प्लेट है, इसकी अर्थिंग मैंने कर रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस d है एंड एरिया a है। देन वी आर नोइंग दैट epsilon naught a by d will be its capacitance। यहाँ पे एरिया की यहाँ पे a स्क्वायर हमें लिखना होगा। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made of square plates of side small a at separation small d. Now next question, if you are asked to make a parallel plate capacitor whose plates are circular and are kept at separation small d, then what will be their radius if the capacitance of this capacitor is same as that of its square plate capacitor। फिर से सुन लें, आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है, जो प्लेट है वो सर्कुलर है, जो प्लेट है वो सर्कुलर है, उनके बीच की डिस्टेंस ऐसे है कुछ, उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, सेम जैसे इस वाले केस में है, ठीक। नाउ तो यहां पे मेरे पास रेडियस को फाइंड आउट करना है, तो एरिया जो हो जाएगा सर्कुलर प्लेट का पाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे अगेन डी ही है, केवल प्लेट का शेप चेंज हुआ है। इस सर्कुलर प्लेट के कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस इतना ही हो, इन दैट केस इसका रेडियस क्या होगा, मींस c इज गिवन टू अस टू बी एप्सिलॉन a स्क्वायर बाय d, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, इस c की वैल्यू इसके लिए रखें, एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस इज स्मॉल d, इसका टू एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई पाई, देयरफॉर आर इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट पाई। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, what is the principle of capacitor? What is the principle of capacitor? कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ये है, the earthing of one plate of a capacitor increases the capacitance of the capacitor। फिर से सुन ले, what is the principle of capacitor? प्रिंसिपल ये है, earthing of one plate of capacitor increases its capacitance for practical purposes। अगर आप दोनों प्लेट को अर्थिंग कर दोगे तो उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए अर्थिंग ऑफ वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास ये सर्किट है, ये की है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है एंड 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये की है। फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ दिस की इज क्लोज्ड इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी STEADY, स्टेडी स्टेट का मीनिंग होता है कांस्टेंट स्टेट, जब सब कुछ कांस्टेंट हो जाए। देखें, जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, सर्किट टोटल की को क्लोज करेंगे, सर्किट क्लोज हो जाएगी, करंट इस प्रकार से फ्लो करेगी।
करंट कैसे, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो आगे जा करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर चला जाएगा। ठीक, कुछ समय के लिए ये वेरिएबल स्टेट रहेंगी, बहुत कम समय होता है वो वेरिएबल स्टेट रहेंगी, जहां पे इस पे चार्ज इंक्रीज करता जाएगा अप टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। उसको हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। यहाँ अंडर स्टेडी स्टेट जब सब कुछ कांस्टेंट हो जाए, जितना मैक्सिमम चार्ज आना था कैपेसिटर कांस्टेंट हो जाए, इन दैट केस अगर हम चार्ज की बात करें तो आ जाएगा इस पे चार्ज, हमें पता है हाई से लो पोटेंशियल तरफ फ्लो करता है, इसका हाई पोटेंशियल है, इसका लो होगा, चार्ज इस प्रकार से फ्लो करेगा। धीरे धीरे चार्ज इसका इस पे एक्यूमुलेट होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। एक टाइम आएगा जब इस प्लेट का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा। इन दैट केस चार्ज फ्लो विल स्टॉप, विल सीज आउट। Therefore, maximum potential difference steady state में 10 वोल्ट इसके पास अपेयर करेगा। Q is equal to CV, क्वेश्चन से फिल है 2 माइक्रोफैरड into 10, it comes out to be 20 माइक्रोकूलम। क्लियर? नाउ अगर हम इसके बाद सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछें, लेकिन उससे पहले एक बात और, जब यहाँ पे इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा, इस पे चार्ज और आना बंद हो जाएगा, इन दैट केस यहाँ चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हमारे पास अगर इसी क्वेश्चन का दूसरा वेरिएशन होता, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता, फिर मेरा रिजल्ट क्या होता? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फिर करंट फ्लो करता, इसको चार्ज करता, जब करंट इधर आता तो इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होता, और ये कब तक होता रहता? कब तक होता रहता? जब तक कि करंट फ्लो करेगा। करंट कब तक फ्लो करेगा? जब तक ये कंप्लीटली फुल्ली चार्ज नहीं हो जाएगा। फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसका फिर से पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल अगेन 10 वोल्ट होगा, और आंसर हमारा सेम रहेगा। अगर एनर्जी स्टोर की बात करें वो भी सेम रहेगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Coming to next question. Two parallel plate capacitors मेरे पास, a parallel plate capacitor of plate area capital A at separation small d is made. Now it is charged using a cell of EMF E, ये की है, E क्लोज करेंगे, T इक्वल टू 0 टाइम उस समय। When the capacitor will be completely charged, find the, when the capacitor is completely charged, find the attractive force acting between them. प्लेट सेपरेशन ऑब्वियसली यहाँ पे स्मॉल d है, तो हम कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये पहली बात आ जाएगी। जो चार्ज इस पे आ जाएगा Q इक्वल टू C इंटू B, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस E है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस E होगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A E बाई D। नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय, ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो अट्रैक्टिव फोर्स कितना लगेगा? एक ही कंसेप्ट है, ये गलती मत कीजिएगा कि आपने इस पे Q चार्ज दिया, इस पे माइनस Q चार्ज दिया, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, और डिस्टेंस d है तो आप Q स्क्वायर बाई d स्क्वायर अगर करते हैं गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? हम ये मान सकते हैं कि ये जो दूसरी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव प्लेट की वजह से। देन E प्लस हम निकालें केवल पॉजिटिव प्लेट की वजह से, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये E प्लस केवल पॉजिटिव चार्ज जो सिंगल लेयर चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन Q बाई A इतना आ जाएगा, डिराइव भी ऐसे किया था, इक्वल टू Q इतने ही रहने दे, Q को हम लिख सकते हैं CE, इसको कैपिटल कर देंगे, CE अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड
इतनी आ गई। ये इसके जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे -q रखा हुआ है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो फोर्स वर्क करेगा ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में वर्क करेगा नेगेटिव चार्ज फोर्स, और जितना पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, नेगेटिव प्लेट भी पॉजिटिव प्लेट पे उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये आ जाएगा Q इंटू ई, Q इंटू सी ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर? इक्वल टू Q को C लिख दें, C स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू प्लेट्स। फिर से समझ लें, कैपेसिटेंस इतना होगा, चार्ज इतना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को हम Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए रख देंगे। क्लियर? C की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे नहीं रखी है, C की वैल्यू यहाँ पे हम प्लेस कर दें, तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, Q अपॉन ए सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, CE अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। F इक्वल टू QE, क्योंकि ये प्लेट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में और पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये। इन दैट केस C की वैल्यू अगर हम रख दें एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए से एक कैंसिल हो जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू प्लेट्स। यहाँ पे एक चीज हो गया, ये E पोटेंशियल भी है और यहाँ पे ये E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, ये पोटेंशियल। क्लियर? यहाँ से कुछ बातें हमें समझ में आती हैं कि ये जो फोर्स दोनों प्लेट के बीच में काम करता है वो उस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, D के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें कोई ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए तो हम वो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। देख लेते हैं अभी। अगर हम यहाँ पे देखें तो F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए। अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें, F इधर A इधर, ये ग्राफ आ जाएगा, एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ग्राफ इसका प्लॉट करना चाहें, आपने इस रिजल्ट को यूज कर दिया तो ये एंट्रेंस लेवल का हो गया, अदरवाइज सिंपली आप 12th लेवल की बात करते हैं। Now, next, I am taking actually dielectric medium. What is called dielectric medium? ये हम समझ लें। Dielectric medium consists of such molecules. Dielectric medium consisting of such molecules which are made by covalent bonds between the atoms of two elements, two or more elements भी हो सकता है, which have permanent electric dipole moment, or when they place in uniform or non-uniform electric field, they acquire electric dipole moment. फिर से समझ लें, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है
जिनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, या जब वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उनके अंदर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, ऐसे मीडियम्स को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। एक सिंगल लाइन में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंसिस्ट ऑफ सच मॉलिक्यूल्स which are made by covalent bond and which have permanent electric dipole moment, or when they placed in uniform or non-uniform electric field they acquire dipole moment। जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी की थी ऐसे ही मीडियम की स्टडी करने के लिए की थी। ठीक, जैसे हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर है, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर दें, इस कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट परमानेंट नहीं होता है, लेकिन जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है इसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है इंडक्शन के थ्रू। ठीक, तो हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंसिस्ट ऑफ सच मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड एंड व्हिच possess permanent dielectric moment, or when they placed in external electric field they acquire electric dipole moment। such mediums are called dielectric mediums। एग्जाम्पल आप वाटर ले सकते हैं, कोई भी गैस आप ले सकते हैं, उसकी स्टडी हम कर सकते हैं, वो इसका पार्ट होंगे। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स, हमारे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं। एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। Polar dielectric medium consist of such molecules which have permanent electric dipole moment। Polar dielectric medium consist of such molecules which have permanent electric dipole moment। For example, हम बात करें H2O। अगर H2O की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हमें पता है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। एक डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर क्रिएट होता है, एक इधर क्रिएट होता है। ये एंगल 10 एग्जैक्टली इसका जो एंगल है मेरे पास थीटा अगर सपोज कर लें, तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज देखें यहाँ होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है, मींस हम ये मान सकते हैं +2 डेल्टा यहाँ पे है, -2 डेल्टा यहाँ पे है। मींस हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब +2 डेल्टा यहाँ रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, होता है यहाँ और यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। Polar dielectric mediums are those dielectric mediums in whose molecules center of negative and center of positive charge do not coincide and which have permanent electric dipole moment from negative to positive charge in physics। केमिस्ट्री का उल्टा कन्वेंशन यूज करते हैं जहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन देते हैं। नाउ non polar dielectric mediums are those mediums which have zero permanent electric dipole moment। non-polar dielectric mediums are those mediums whose molecule has zero permanent electric dipole moment। For example, CO2। अगर CO2 की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। यहाँ पे +2 डेल्टा, यहाँ -डेल्टा, यहाँ -डेल्टा, इनका भी सेंटर निकालेंगे तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा। मींस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स, जहाँ पे कोइंसाइड करता है।
इनके पास नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि एक डायपोल मोमेंट हमारे पास इधर आएगा फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखें बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन यूनिफॉर्म और नॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, तो हमारे पास जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है, ये हम एक स्पेसमैन ले रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, तो इसके जो मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है। इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होता है इस प्रकार से कि जो भी हम स्पेसमैन चूज करते हैं वहां पे नेट डायपोल मोमेंट पूरे सैंपल का स्पेसमैन का जीरो हो जाता है। इन द ये तब केस है जब एक्सटर्नल इफेक्टिव फील्ड नहीं है। अब सपोज करो इसी मीडियम को हमने एक एक्सटर्नल फील्ड कैपिटल ई वाले रीजन में रख दिया। इस रीजन में रखने पर ये जो रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल मोमेंट थे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क एक्सर्ट करती है और अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करती है। इस प्रकार से अब सैंपल का जो डायपोल मोमेंट होगा सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अलाइन हो जाएंगे मींस क्या हो गया, ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। आप कुछ इस प्रकार से इनका अलाइनमेंट हो जाएगा। अलाइनमेंट हो जाएगा। ये जो अलाइनमेंट डायपोल मोमेंट का हो गया है, इनका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ये अपनी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी लोकेशन पे एप्रिसिएबल मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेंगे। देयरफॉर इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E माइनस ED, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी, मींस इतने रीजन में जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, इस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है वहां पे नेट फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से कम हो जाएगी बाय द फैक्टर बाय विच an electric dipole medium or dielectric medium reduces the electric field in the space where it is kept is called dielectric constant of the medium। कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। मींस क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जहां पे जिस स्पेस में रखा जाता है, जिस फैक्टर से वो नेट फील्ड को रिड्यूस कर देता है, पहले ई था फिर जो जितना कर देता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। मींस हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज केप्ट इन द स्पेस हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, कैपिटल के से करते हैं। तो इसे कह देंगे कि हमने क्या किया कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया, जितने टाइम रिड्यूस कर दिया। सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को 10 टाइम्स डिक्रीज कर देता है, पहले E होता है E/10 कर देता है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 हो जाएगा।
तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसीलिए हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डायलेक्ट्रिक मीडियम इज अ नंबर बाय विच इट रिड्यूसेस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस वेयर इट इज केप्ट। क्लियर? नाउ सेकंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हम बात करें उससे पहले एक बात हम और बताना चाहेंगे। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल संख्या कम हो या ज्यादा हो, मॉलिक्यूल जहां पे प्लेस होता है अपनी विकिनिटी पे ही, अपने पड़ोस में ही वो एप्रिसिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा अपने पड़ोस में ही करेगा, अपने आसपास ही करेगा, ये यहाँ पे नहीं करेगा, एप्रिसिएबल नहीं करेगा, नेग्लिजिबल करेगा। इसलिए हर जगह पे नेट फील्ड जो रिड्यूस होती है बाय सेम फैक्टर रिड्यूस होती है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कितने हैं स्पेस में। ठीक है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो अगर हम देखें, थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ से बात कर लें, ये ऑक्सीजन है, दो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे, दो यहाँ पे, ऑक्सीजन का यहाँ पे, दो की पेयरिंग होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे। अभी ये लीनियर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसके सेंटर पे, सेंटर पर है। अब हमने नॉर्मल केस है, जितना डायपोल इधर है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जितना डायपोल मोमेंट इधर है उतना ही डायपोल मोमेंट इधर होगा। एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, जो मॉलिक्यूल है उसका नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये तब का केस है जब इसको हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है। अब हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सर्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास ये हमारे पास these are 4 electrons, shared electrons। ये जो shared electrons होता है, ये इस पे जो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है। होता ये है कि ये पार्ट थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है, ये भी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। इस शिफ्टिंग की वजह से ये नेगेटिव है, इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन शिफ्टिंग इधर हो जाती है, इधर हो जाने की वजह से ये मॉलिक्यूल भी इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ये एटम भी थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम हो जाती है, ये वाली डिस्टेंस कम हो जाती है, ये वाली डिस्टेंस पहले की अपेक्षा इंक्रीज कर जाती है। ठीक, फिर से समझ लें, इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, इनका डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ये डिस्टेंस कम होने की वजह से इसको अगर d1 मान लें, इसको d2 मान लें, तो d1 पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स इधर लग रहा है। फिर से समझ लें इस बात को, शायद उल्टा बोल गया। ये हमारे पास माइनस डेल्टा चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, हाँ इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्लाइटली पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं d1 जो है बढ़ जाएगा, d2 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो p1 अब है और ये डायपोल मोमेंट p2 जो है, ये डिस्टेंस बढ़ गया, चार्ज सेम रहा, तो हमारे पास p1 अधिक हो जाता है p2 से। इसको ये एक नेट डायपोल मोमेंट एक्वायर कर लेता है। ठीक, बाकी एक बार नेट डायपोल मोमेंट इसने एक्वायर कर लिया, तो जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहा था पोलर, उसके पास परमानेंट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले से ही था, तो जो बिहेवियर इसका है, इसका भी बिहेवियर सेम हो जाता है। तो व्हेन एन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस on its atoms, the separation between the atoms
is changed, creating a net dipole moment associated with this molecule. मीन्स एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर सकती है, कर देती है पोलर डायलैक्टिक, नॉन पोलर डायलैक्टिक मीडियम में। क्लियर? बाकी बिहेवियर वैसे ही रहता है जैसे इसका है। Now dielectric strength, इससे पहले हमने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है किसी मीडियम का, वो समझ लीजिए। सपोज करिए एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम जो कंडक्ट नहीं कर रहा है, क्या हर पोटेंशियल पे कंडक्ट नहीं करता? देखिए एक इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है, जब पानी बरस रहा होता है, बादलों से बिजली नीचे गिरती है, बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कैसे नीचे गिर जाती है? बीच में मीडियम तो नॉन कंडक्टिंग है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोई मीडियम कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे हर मीडियम, कैसा भी इंसुलेटिंग मीडियम हो, वो कंडक्टिंग हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर कोई मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है, उसी को उसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हम इसको किसी मीडियम के डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन ऐसे कहते हैं, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ of a medium, dielectric strength of a medium is defined as the electric field intensity up to which it remains as insulating medium. Dielectric constant of a medium is defined as the magnitude of electric field up to which it maintains its insulating property। जब तक ये insulating property maintain करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां तक ये अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता रहता है। अगर हम किसी भी मीडियम में उसके इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो मीडियम भी कंडक्टिंग हो जाता है, वो मीडियम भी कंडक्टिंग हो जाता है। जैसे हम कहें तो जो एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मीन्स अगर इससे ज़्यादा, या इसी को आप 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, अगर हम एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे इससे अधिक दे दें तो एयर भी कंडक्टिंग हो जाएगा। तो जब नेचुरल लाइटनिंग होती है तो दो ही बातें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जनरेट हो जाए, या वो जो बरसात में होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो ड्रॉपलेट्स डस्ट वगैरह से मिक्सअप होकर के थोड़ा कंडक्टिंग हो जाए, जिससे कि वो डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाती है। क्लियर? तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू which it maintains its insulating properties. Clear? Now parallel plate capacitor with a slab of dielectric medium। मेरे पास ये पैरेलल प्लेट, ये प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों पैरेलल हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच में कहीं पर भी ये एक डायलैक्ट्रिक मीडियम की ये एक डायलैक्ट्रिक मीडियम है, उसके हमने एक स्लैब को इनके बीच में रख दिया है। इस डायलैक्ट्रिक मीडियम स्लैब का लेंथ, ब्रेड्थ या जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो इसके बराबर है। थिकनेस कुछ भी हो सकती है, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो हमने कहा लेट ए पैरेलल प्लेट बी कंसिस्टिंग ऑफ प्लेट्स ऑफ एरिया कैपिटल ए एट सेपरेशन स्मॉल d with a dielectric slab
ये डायरेक्टिव स्लैब ऐसे ही रखा गया है, ऑफ थिकनेस टी एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्लियर? अब सेम केस हम करेंगे, यहाँ पे इसको कुछ चार्ज देंगे, यहाँ कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, Q अपॉन V करेंगे, कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस Q चार्ज दिया, यहाँ नेगेटिव माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड की तरफ प्रोड्यूस करेगा। इसका जो डायपोल है वो इस डायरेक्शन में इलाइन हो जाएगा। इस डायरेक्शन में इलाइन होने की वजह से इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर ऑफ चार्ज की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, और ये जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा वो ईडी करेगा। नेट डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो जाएगी। हम यहाँ पे कहें सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो वैसा क्यू चार्ज दिया ए, यहाँ पे हमने क्यू चार्ज दिया, पहली बात। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, यहां से यहां तक एयर होगा, यहां से यहां तक एयर होगा, ये ई ए मैं कह रहा हूं, और यहां से यहां तक डायरेक्टिव मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सपोज कर लिया ई के हो जाता है, डायरेक्टिव कांस्टेंट के है वहां पे। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्टिव मीडियम ई के इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी 2 नहीं आएगा। क्लियर? देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, भाई पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस एयर, पोटेंशियल यहां से यहां तक ड्रॉप करेगा, यहां से यहां तक ड्रॉप करेगा। तो एयर कितनी डिस्टेंस में होगी? d डिस्टेंस से पहले एयर थी, t डिस्टेंस पे डायरेक्टिव मीडियम आ गया, तो टोटल d माइनस टी डिस्टेंस पे आ जाएगी। तो यहाँ पे e के d माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू d माइनस टी। और पोटेंशियल ड्रॉप इन डायलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेट, क्योंकि नेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी ना। ठीक, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस किया है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो प्लेट प्रोड्यूस कर रही थी वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो ये आ जाएगा ई के, और ये कितनी डिस्टेंस के लिए? टी डिस्टेंस के लिए। तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ total potential difference between this positive and negative plates, ये आ जाएगा VA plus VK, Q upon epsilon naught A D minus T plus Q upon K epsilon naught A into T। Q upon epsilon naught A कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, ये आ जाएगा D minus T प्लस टी बाई के 4। यहां पे हमने टोटल क्या किया है कि पहले इसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया, कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से हमने एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इतना होगा। डायरेक्टिव मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एयर के रिस्पेक्ट में 1/k टाइम्स होगी, k से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया मेरे पास। एयर में पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, डायरेक्टिव मीडियम में एयर में तक जो इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ प्लस इतना पोटेंशियल ड्रॉप, वो एयर का पोटेंशियल ड्रॉप VA। डायरेक्टिव मीडियम में यहां से यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ EK into T, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को हमने ऐड अप कर लिया निकालने के लिए। फोर्थ इक्वेशन मेरे पास आ गई। नाउ कैपेसिटेंस, अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो मेरे पास आ जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V। Q ऐसे ही रहने थे, V मेरे पास आ गया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई Q। यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से लिखते हैं, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई Q। Now
ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे डायरेक्टिव मीडियम नहीं होता, और डायरेक्टिव मीडियम नहीं होता तो उस केस में t इक्वल टू मैं 0 कर देता। तो अगर डायरेक्टिव मीडियम नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्टिव मीडियम t इक्वल टू 0, देन कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय Ca, मींस केवल एयर है यहाँ से यहाँ तक, Ca से डिनोट करेंगे, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डिनोमिनेटर में d माइनस 0 प्लस 0 बाई k, और Ca इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई t। Yes, I think it is fifth equation। अगर ये डायरेक्टिव मीडियम दोनों प्लेट के बीच के टोटल स्पेस को ऑक्युपाई करे, यानी कि ये डायरेक्टिव मीडियम के कांस्टेंट का यहां से यहां तक आ जाए, पूरे को ऑक्युपाई कर ले, कंप्लीटली ऑक्युपाई करे द प्लेस बिटवीन द टू प्लेट्स, if this dielectric slab occupies the total space between these two plates, तो टोटल स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो इसकी थिकनेस यहां से यहां तक हो जाएगी, t के बराबर हो जाएगी। इन दैट केस t इक्वल टू d, एंड c को हम ck से डिनोट करेंगे एप्सिलॉन नॉट a। इस फार्मूले में t के यहाँ पे d रख देंगे तो d माइनस d प्लस d बाई k, ये कैंसिल हो जाएगा, ck इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई t। अगर फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को देखें, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं ck इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई d, इसी को हमने एयर का किया था, ck इक्वल टू k टाइम्स इनटू ca, बहुत जगह हम इसका यूज करेंगे, और k इक्वल टू ck अपॉन ca। एक डेफिनेशन डायरेक्टिव कांस्टेंट की यहां से भी आती है, और वो कहती है डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड as the ratio of capacitance of parallel plate capacitor when the space between the plates is completely filled by the dielectric medium to the capacitance when the space between the plates is air। ठीक, now पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक बात और हम मेंशन करेंगे, नोट करके हम कुछ बात कर लें। पहली बात, C इक्वल टू K एप्सिलॉन A बाई D, जो हमने C के कहा था, तो ये हमसे कहता है C K प्रोपोर्शनल टू K, C K प्रोपोर्शनल टू A एंड C K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B। इन दो पार्ट को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेट्स के बीच के जो मीडियम है, जो कंप्लीटली प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को फिल कर रहा है, उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर इंक्रीज कर दे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है सेम रेशियो में। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कम हो जाने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम चार्ज के लिए कम हो जाता है। फिर से सुने, डायरेक्टिव मीडियम जो होता है सेम चार्ज के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कम कर देता है, देयरफॉर Q अपॉन V इंक्रीज कर जाता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसको फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे नोट पे आ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, ऐसा हो सकता था कि मेरे पास ये दो प्लेट होते, इसकी मैंने अर्थिंग कर दी, प्लेट एरिया A है, इनके बीच की डिस्टेंस अगेन D है, यहाँ पे ये एक डायलेक्ट्रिक मीडियम स्लैब है, T1 थिकनेस का, K1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये दूसरा है T2 थिकनेस का, K2, ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे ये Tn थिकनेस का है, ये Kn डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इसका जो कैपेसिटेंस आएगा नोट कर लें, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn प्लस T बाई
T1 by K1, T2 by K2, ये प्लस डॉट 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 प्लस Tn by Kn, या इसी को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन A d माइनस सिग्मा t सबकी थिकनेस का सम प्लस सिग्मा p बाई k। याद रखिएगा, कई बार बोर्ड में, कई बार एंट्रेंस में इसके बेसों पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर? फॉर टुडे लेक्चर we will keep a limit up to here. In next lecture I am going to discuss series and parallel combinations and various combinations factors, different type के combination, फिर उनका equivalent कैसे निकालते हैं उसको next lecture में डिस्कस करूँगा। Till then, good day, goodbye.